आज हम प्रकाश की एक किरण का पीछा करेंगे। सोचिए, एक किरण जो किसी दूर के तारे से निकलती है, लाखों साल का सफर तय करती है और फिर हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होती है। उस सफर के आखिरी कुछ पलों में ही हमें पता चल जाता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं और आसमान नीला क्यों है। और फिर जब वो किरण हमारी आंख में प्रवेश करती है तो एक पूरी अलग दुनिया खुल जाती है। और वो दुनिया ही आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी सफर की कहानी बताते हैं। मतलब बाहर की दुनिया से लेकर हमारे दिमाग के अंदर बनने वाली तस्वीर तक। ये सिर्फ फिजिक्स या बायोलॉजी नहीं है। ये असल में इस बात की कहानी है कि हम अपनी दुनिया को देखते कैसे हैं। बिल्कुल। तो आज का मिशन है इस पूरी प्रक्रिया को समझना। हमारी आंखें, जो किसी हाईटेक कैमरे से कम नहीं, ये काम कैसे करती हैं? नजर की जो आम समस्याएं हैं, उनके पीछे का विज्ञान क्या है? और इंद्रधनुष जैसे कुदरत के करिश्मे ये कैसे बनते हैं? इन स्रोतों से हम कुछ हैरान कर देने वाली बातें निकालेंगे। चलिए, तो सफर शुरू करते हैं किरण के आखिरी पड़ाव से, मानव आंख से। स्रोतों में आंख की तुलना एक कैमरे से की गई है, जो मुझे लगता है समझने के लिए एक अच्छी शुरुआत है। दोनों में एक लेंस सिस्टम है, एक अपर्चर है जो लाइट कंट्रोल करता है, और एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है। हाँ, कैमरे से तुलना करना समझने में तो आसान है, पर क्या ये कुछ ज्यादा ही सिंपल नहीं हो गया? आखिर हमारी आंखें किसी भी कैमरा से कहीं ज्यादा एडवांस्ड हैं, है ना? जैसे फोकस करने की स्पीड में या अलग-अलग रोशनी में खुद को ढालने की क्षमता में। बिल्कुल सही पॉइंट है। ये बायोलॉजिकल कैमरा कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और शानदार है। चलिए इसके कुछ मुख्य पुर्जों को देखते हैं। सबसे पहले प्रकाश कॉर्निया से टकराता है, जो आंख के ऊपर एक पारदर्शी परत है। ज्यादातर लाइट यहीं पर मुड़ती है या कहिए रिफ्रैक्ट होती है। ये कैमरे के सबसे भारी लेंस की तरह है। और कॉर्निया के ठीक पीछे वो रंगीन हिस्सा होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं, जो किसी की आंखों का रंग तय करता है। इसका काम सिर्फ खूबसूरती बढ़ाना तो नहीं होगा? नहीं नहीं, इसका काम बहुत जरूरी है। आइरिस एक मस्कुलर डायाफ्राम है, जो बीच में मौजूद छेद, जिसे हम प्यूपिल या पुतली कहते हैं, उसके साइज को कंट्रोल करता है। तेज रोशनी में प्यूपिल छोटा हो जाता है ताकि कम लाइट अंदर आए, और अंधेरे में बड़ा हो जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट मिल सके। ये कैमरे के एपर्चर की तरह है, पर ऑटोमेटिक और कहीं ज्यादा तेजी से काम करता है। इसके बाद है मेन लेंस। मुझे लगता था कि सारा फोकसिंग का काम यही करता है। ये भी एक आम धारणा है, पर ज्यादातर रिफ्रैक्शन तो कॉर्निया ही कर देता है। आई लेंस का असली कमाल है फाइन ट्यूनिंग में। ये जेली जैसे पदार्थ का बना एक लचीला लेंस है, जो अपना आकार बदल सकता है, जिससे हम अलग-अलग दूरियों पर फोकस कर पाते हैं। और ये लाइट को फोकस करता है आंख के पिछले हिस्से पर, यानी रेटिना पर, जो हमारे कैमरे की लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है। और यहाँ पर कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्रोतों में लिखा है कि रेटिना पर जो इमेज बनती है वो असल में उल्टी होती है। हाँ, और यही बात आंख को किसी आम कैमरे से अलग करती है। रेटिना पर इमेज उल्टी और वास्तविक बनती है। रेटिना में मौजूद लाखों प्रकाश संवेदी कोशिकाएं, रॉड्स और कोन्स इस लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देती हैं। ये सिग्नल ऑप्टिक नर्व के जरिए दिमाग तक जाते हैं। कमाल की बात यह है कि हमारा दिमाग ही उस इमेज को सीधा करके हमें दिखाता है। मतलब हम असल में दुनिया को उल्टा देखते हैं और हमारा दिमाग उसे हमारे लिए सीधा कर देता है। क्या इसका मतलब यह है कि एक नए जन्मे बच्चे को सब कुछ उल्टा दिखता है जब तक उसका दिमाग इसे ठीक करना नहीं सीख जाता? ये एक बेहतरीन सवाल है, और इसका जवाब हाँ है। हमारा दिमाग पैदा होने के बाद से ही इस उल्टी इमेज को सीधा करना सीखता है। कुछ बहुत दिलचस्प एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जहां लोगों को ऐसे चश्मे पहनाए गए जो इमेज को फिर से सीधा कर देते थे, मतलब रेटिना पर सीधी इमेज बनाते थे। शुरू में उन्हें सब उल्टा दिखने लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उनके दिमाग ने उस सही इमेज को भी एडजस्ट करके सीधा कर दिया। ये दिखाता है कि हमारा देखना असल में दिमाग की एक सीखी हुई कला है, कोई साधारण मैकेनिकल प्रोसेस नहीं। वाह, ये तो वाकई एक गहरा नगेट है। अच्छा, आपने फोकसिंग की बात की। हमारी आंखें पलक झपकते ही दूर आसमान में दिख रहे प्लेन से लेकर हमारे हाथ में मौजूद फोन पर फोकस कर लेती हैं। ये जादू कैसे होता है? इस जादू को कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन या समंजन क्षमता। ये आई लेंस की अपनी फोकल लेंथ बदलने की काबिलियत है, और इसे कंट्रोल करती हैं सिलियरी मसल्स। जब ये मसल्स रिलैक्स होती हैं तो लेंस खिंचकर पतला हो जाता है, उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है और हम दूर की चीजें साफ देख पाते हैं। और पास की चीजों के लिए?
पास देखने के लिए ये मसल्स सिकुड़ती हैं, जिससे लेंस पर तनाव कम होता है और वो मोटा हो जाता है। लेंस की मोटे होती ही उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है और पास की चीजें फोकस में आ जाती हैं। ये सब इतनी तेजी से और अपने आप होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। यहीं से नियर पॉइंट और फार पॉइंट का कॉन्सेप्ट आता है। एक सामान्य आंख के लिए फार पॉइंट तो अनंत है, मतलब हम तारों को भी देख सकते हैं, लेकिन नियर पॉइंट यानी वो सबसे करीबी दूरी जहां हम बिना आंखों पर जोर डाले पढ़ सकते हैं, वो लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। बिल्कुल, पर ये अद्भुत क्षमता हमेशा एक जैसी नहीं रहती। उम्र के साथ या कुछ और कारणों से ये कमजोर पड़ जाती है और तब हमें दृष्टि दोषों यानी विजन डिफेक्ट्स का सामना करना पड़ता है। हाँ, और ये हम में से कई लोगों के लिए एक बहुत ही रिलेटेबल टॉपिक है। सबसे आम है मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पास का तो साफ दिखता है पर दूर का धुंधर। सही। मायोपिया में होता ये है कि दूर से आ रही प्रकाश की किरणें रेटिना पर फोकस होने के बजाय उसके थोड़ा पहले ही फोकस हो जाती हैं। इसलिए दूर की इमेज धुंधली बनती है। और मजेदार बात यह है कि मायोपिया सिर्फ एक तरह का नहीं होता। एक होता है एक्सियल मायोपिया, जिसमें आई बॉल वाकई में थोड़ा लंबा हो जाता है, जो बच्चों और टीनेजर्स में सबसे कॉमन है। मतलब आंख का आकार बदल जाता है। हाँ, और दूसरा होता है रिफ्रैक्टिव मायोपिया, जिसमें आईबॉल का साइज तो ठीक होता है, पर कॉर्निया या लेंस का कर्वेचर यानी घुमाव ज्यादा होने की वजह से लाइट ज्यादा मुड़ जाती है और पहले ही फोकस हो जाती है। दोनों ही मामलों में इलाज एक ही है, एक ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को थोड़ा फैला दे ताकि वो सही जगह यानी रेटिना पर फोकस हो। और ये काम करता है अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस। जो मैंने पहली बार अपने मायोपिया के लिए चश्मा लगाया था, मुझे याद है मैं सड़क के उस पार पेड़ों की अलग-अलग पत्तियां देख पा रहा था। यस, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी डिटेल मिस कर रहा था। यस। ये लेंस बस कांच के टुकड़े नहीं है, ये दुनिया को देखने का नजरिया बदल देते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। इसका ठीक उल्टा है हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष। इसमें दूर का तो साफ दिखता है, पर पास की चीजें धुंधली दिखती हैं, जैसे किताब पढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसमें आईबॉल या तो थोड़ा छोटा होता है या लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है, जिससे पास की चीजों से आ रही किरणें रेटिना के पीछे जाकर फोकस होती हैं। और इसे ठीक करने के लिए उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है, जो किरणों को सिकोड़कर रेटिना पर ले आता है। लेकिन एक और समस्या है जो लगभग हर किसी को उम्र के साथ होती है, प्रेसबायोपिया। जब लोग अखबार पढ़ने के लिए उसे हाथ में दूर पकड़ने लगते हैं। बिल्कुल, ये उम्र के साथ होने वाला एक नेचुरल प्रोसेस है। समय के साथ सिलियरी मसल्स कमजोर हो जाते हैं और आई लेंस का लचीलापन भी कम हो जाता है। इससे आंख की अकोमोडेशन पावर घट जाती है और पास की चीजों पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए अक्सर बायफोकल लेंस इस्तेमाल होते हैं, जिसमें ऊपर का हिस्सा दूर के लिए और नीचे का हिस्सा पास के लिए होता है। तो आंख की ये पूरी मशीनरी तो समझ आ गई, लेकिन ये मशीनरी जिस चीज को प्रोसेस करती है यानी प्रकाश, उसकी अपनी कहानी भी तो उतनी ही दिलचस्प है। जैसे इंद्रधनुष के वो रंग, वो आते कहां से हैं? यहाँ हम अपनी प्रकाश की किरण की कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। उसके आंख में घुसने से ठीक पहले इंद्रधनुष का राज छिपा है डिस्पर्जन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के विक्षेपण में। हमारे स्रोत बताते हैं कि सर आइजैक न्यूटन ने पहली बार इसे एक कांच के प्रिज्म के जरिए समझाया था। जब सूरज की सफेद दिखने वाली रोशनी प्रिज्म से गुजरती है तो वो अपने 7 असली रंगों में टूट जाती है। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। लेकिन ऐसा होता क्यों है? सफेद रोशनी इन 7 रंगों का मिक्सचर है, ये तो समझ आता है, पर प्रिज्म ऐसा क्या करता है कि ये अलग हो जाते हैं? प्रिज्म में जाते ही प्रकाश की रफ्तार धीमी हो जाती है और वो मुड़ता है। लेकिन हर रंग की वेवलेंथ अलग होने की वजह से वो अलग-अलग एंगल पर मुड़ता है। लाल रंग, जिसकी वेवलेंथ सबसे लंबी है, वो सबसे कम मुड़ता है और बैंगनी रंग, जिसकी वेवलेंथ सबसे छोटी है, वो सबसे ज्यादा मुड़ता है। इसी वजह से सारे रंग एक पंखे की तरह फैल जाते हैं और हमें एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। न्यूटन का अगला एक्सपेरिमेंट तो और भी शानदार था। उन्होंने एक प्रिज्म से निकले हुए 7 रंगों के स्पेक्ट्रम के रास्ते में एक दूसरा प्रिज्म उल्टा करके रख दिया, और जब वो 7 रंग उस दूसरे प्रिज्म से गुजरे तो बाहर फिर से सफेद रोशनी की एक किरण निकली। ये एक जीनियस स्ट्रोक था। इससे ये साबित हो गया कि प्रिज्म कोई रंग बना नहीं रहा, बल्कि सफेद रोशनी में पहले से मौजूद रंगों को सिर्फ अलग-अलग कर रहा है। अब इसी कॉन्सेप्ट को इंद्रधनुष पर लागू करें। बारिश के बाद हवा में लटकी पानी की लाखों छोटी-छोटी बूंदें
असल में छोटी छोटी प्रिज्म का काम करती हैं। तो जब सूरज की रोशनी उन बूंदों में जाती है तो वो 7 रंगों में टूट जाती है, फिर बूंद के अंदर टकरा कर रिफ्लेक्ट होती है और बाहर निकलते हुए फिर से मुड़ती हैं। और ये सब मिलकर हमें इंद्रधनुष का खूबसूरत आर्क दिखाते हैं जो हमेशा सूरज के उल्टी दिशा में होता है। बिल्कुल। तो हमारी प्रकाश की किरण ने हमें इंद्रधनुष भी दिखा दिया, लेकिन पृथ्वी पर पहुंचने से पहले उसे हमारे वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर को पार करना होता है। और वो सफर भी सीधा साधा नहीं है। यहीं से तारों के टिमटिमाने की कहानी शुरू होती है। ये सवाल हम सबने बचपन में पूछा होगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, लेकिन चांद या दूसरे ग्रह क्यों नहीं? इसका जवाब है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी वायुमंडलीय अपवर्तन। पृथ्वी का वायुमंडल वो शांत हवा का एक समुद्र नहीं है। इसमें अलग अलग तापमान और घनत्व वाली हवा की परतें हैं जो लगातार हिलती रहती हैं। जब तारों की रोशनी इस अशांत वायुमंडल से गुजरती है तो वो लगातार मुड़ती रहती है। और चूंकि तारे हमसे बहुत बहुत दूर हैं, वो हमें प्रकाश के एक बिंदु स्रोत, एक पॉइंट सोर्स की तरह दिखते हैं। हाँ, एक पॉइंट सोर्स की तरह। एकदम सही। तो जब उस एक पॉइंट से आने वाली रोशनी का रास्ता लगातार थोड़ा थोड़ा बदलता है तो हमारी आंखों में पहुंचने वाली रोशनी की मात्रा भी घटती बढ़ती रहती है, कभी ज्यादा कभी कम। इसी उतार चढ़ाव को हमारा दिमाग टिमटिमाना समझता है। तो फिर ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? वो तो काफी पास है। पास होने की वजह से ही वो हमें पॉइंट सोर्स की तरह नहीं बल्कि एक एक्सटेंडेड सोर्स यानी एक बड़ी चकती की तरह दिखते हैं। आप उन्हें हजारों छोटे छोटे पॉइंट सोर्स का कलेक्शन मान सकते हैं। किसी एक पॉइंट से आ रही रोशनी कम होती है तो दूसरे से आ रही ज्यादा हो जाती है। कुल मिलाकर जो असर होता है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और हमें एक स्थिर रोशनी दिखाई देती है। ये तो बहुत साफ हो गया। स्रोतों में वायुमंडलीय अपवर्तन का एक और बहुत ही हैरान करने वाला असर बताया गया है, एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है पर सच है। वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से सूरज हमें असल में उगने से लगभग 2 मिनट पहले ही दिखना शुरू हो जाता है और असल में डूबने के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब सूरज होराइजन यानी क्षितिज के नीचे होता है तब भी उसकी किरणें वायुमंडल में आकर हमारी आंखों की तरफ मुड़ जाती हैं, जिससे हमें सूरज की एक आभासी इमेज उसकी असली जगह से ऊपर दिखाई देती है। मतलब सिर्फ इस एक वजह से हमारा दिन हर रोज लगभग 4 मिनट लंबा हो जाता है। ये तो कमाल है। तो वायुमंडल प्रकाश को मोड़ता है, लेकिन वो प्रकाश के साथ कुछ और भी करता है, जो हमें हमारे आखिरी सवाल का जवाब देता है। आसमान नीला क्यों है? यहाँ पर फिजिक्स की एक और घटना काम आती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। हमारे वायुमंडल में हवा के अणुओं के अलावा धूल और धुएं के बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। जब सूरज की सफेद रोशनी इन कणों से टकराती है तो ये कण उसे सोखकर चारों दिशाओं में बिखेर देते हैं। और जैसा हमने पहले देखा, सफेद रोशनी 7 रंगों से बनी है। तो क्या ये कण सभी रंगों को बराबर बिखेरते हैं? नहीं, और यहीं पर राज छिपा है। ये छोटे कण छोटी वेवलेंथ वाली रोशनी जैसे नीले और बैंगनी रंग को बड़ी वेवलेंथ वाली रोशनी जैसे लाल और नारंगी रंग के मुकाबले कहीं ज्यादा बिखेरते हैं। हमारी आंखें नीले रंग के लिए ज्यादा संवेदनशील हैं, इसलिए जब ये बिखरा हुआ नीला प्रकाश पूरे आसमान से हमारी आंखों में आता है तो हमें आसमान नीला दिखाई देता है। बिल्कुल। और इसी स्कैटरिंग से ये भी पता चलता है कि खतरे के सिग्नल लाल क्यों होते हैं। लाल रंग की वेवलेंथ सबसे लंबी होती है, इसलिए कोहरे या धुएं के कण उसे सबसे कम बिखेर पाते हैं। वो ज्यादातर सीधा निकल जाता है। इसीलिए दूर से भी लाल रंग साफ और अपने असली रंग में दिखाई देता है, जो उसे इमरजेंसी सिग्नल्स के लिए परफेक्ट बनाता है। तो हमारी उस एक प्रकाश की किरण ने अपना पूरा सफर तय कर लिया, वायुमंडल में बिखर कर और मुड़कर, हमारी आंख के लेंस से गुजरकर, रेटिना पर एक उल्टी इमेज बनाकर और आखिर में हमारे दिमाग में एक सीधी रंगीन दुनिया की तस्वीर बनकर। हमने देखा कि ये सिस्टम कितना जटिल और शानदार है। कैसे आंख की समंजन क्षमता बिगड़ने पर कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस उसे ठीक करते हैं, और कैसे प्रकाश के डिस्पर्जन और स्कैटरिंग जैसी घटनाएं हमें इंद्रधनुष और नीला आसमान जैसे खूबसूरत नज़ारे देती हैं। इन स्रोतों में एक आखिरी बात का जिक्र है जो विज्ञान से आगे बढ़कर इंसानियत तक जाती है। दृष्टि एक अनमोल तोहफा है, लेकिन दुनिया में लाखों लोग कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से पीड़ित हैं, यानी उनके कॉर्निया में खराबी की वजह से वो देख नहीं पाते। हाँ, और ये एक ऐसी स्थिति है जिसका इलाज नेत्रदान यानी आई डोनेशन से संभव है।
हमारे स्रोत बताते हैं कि अकेले कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से पीड़ित लगभग 45 लाख लोगों का इलाज दान की गई आंखों से हो सकता है, पर जागरूकता की कमी की वजह से डोनेशन बहुत कम होता है। ये सोचने वाली बात है कि मृत्यु के बाद हमारी आंखें किसी और की दुनिया को रोशन कर सकती हैं। ये विज्ञान और मानवता का वो संगम है जो हमें इस तोहफे की असली कीमत समझाता है। और शायद यही आज की चर्चा का सबसे गहरा विचार है जो हमारे श्रोताओं के लिए है। स्रोतों में एक और आश्चर्यजनक तथ्य दिया गया है। नेत्रदान के जरिए एक व्यक्ति की दान की गई एक जोड़ी आंखें अगर सही तरीके से उपयोग की जाएं, तो 4 नेत्रहीन लोगों तक को रोशनी दे सकती हैं। ये एक ऐसा उपहार है जो हमारी भौतिक मौजूदगी के बाद भी जिंदा रहता है।